मोदी के दुश्मनों का ये वीडियो देश ने अब तक नहीं देखा है। रिकॉर्डिंग लीक हो गई। एक रांची से, एक पटना से, एक लखनऊ से, एक जयपुर से, तो एक चेन्नई से। मोदी को मिटाने के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर से सबसे बड़ी मीटिंग हुई। 19 मोबाइल, 19 कैमरे, 19 नेता और एक ही प्लान कि मोदी को हराने के लिए करें क्या। कोई घर से नहीं निकला, कोई रैली नहीं हुई, कोई रोड शो नहीं किया गया। बीजेपी भी बेखबर थी। ये मोदी के खिलाफ अब तक की सबसे सीक्रेट मीटिंग थी। इस मीटिंग में कौन कौन था और क्या क्या बात हुई, अब पूरा देश देखेगा। मोदी रोज की तरह अपने काम में लगे थे। अमित शाह रामनवमी के मौके पर अलग अलग राज्यों में बिगड़े हालातों पर नजर रख रहे थे और केजरीवाल पूरे देश की पब्लिक को मोदी के डिग्री में उलझाए हुए थे। उधर मोदी के विरोधियों ने एक सीक्रेट बैठक का आयोजन कर दिया। किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। सबसे पहले मोदी के खिलाफ जो लाइट कैमरा एक्शन चल रहा था, उसका वक्त, जगह और उसके कैरेक्टर को देख लीजिए। वक्त था 3 अप्रैल 2023 शाम 4:30 बजे का। जगह थी जूम मीटिंग। रूम और किरदार कुल 19 थे। 240 मिनट तक चर्चा चली। पूरे 543 सीट का हिसाब किताब लगाया गया। 3 मुख्यमंत्री, 1 उप मुख्यमंत्री, मोदी विरोधी सभी क्षेत्रीय दलों के प्रमुख इसमें शामिल हुए और बनने लगी मोदी हराओ रणनीति। नाम रखा गया सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष। अगुवाई की डीएमके प्रमुख स्टैलिन ने और एक एक कर मीटिंग में शामिल सभी 19 नेताओं ने मोदी को हराने का अपना अपना फॉर्मूला दे दिया। मीटिंग का अंत होते होते तय हो गया कि कोई तीसरा मोर्चा नहीं बनेगा। मोदी के सामने सिर्फ एक चेहरा होगा। उस चेहरे के पीछे विपक्ष के सारे नेता होंगे और मकसद सिर्फ एक ही होगा, किसी भी तरह मोदी को सत्ता से बेदखल करना। इस मीटिंग की खबर ना तो किसी वेबसाइट पर छपी है, ना किसी न्यूज चैनल पर चली है। एक आध जगह कहीं छुप छुपा कर चली भी है तो बस नाम मात्र की। लेकिन हम आपको पूरी कहानी बताएंगे और एक एक तस्वीर दिखाएंगे। इसके मुख्य किरदारों पर जरा गौर फरमाइए। कांग्रेस से अशोक गहलोत, आरजेडी से तेजस्वी यादव और मनोज झा, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, डीएमके से एमके स्टैलिन, आम आदमी पार्टी से संजय सिंह, झारखंड मुक्ति मोर्चा से हेमंत सोरेन, तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डेरेक ओब्रायन, नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारूक अब्दुल्ला और सीपीएम से सीताराम येचुरी। मीटिंग में इन सारे नेताओं ने अपने अपने विचार रखे, लेकिन बात एक ही जगह समाप्त हुई कि मोदी को हराने के लिए सभी को अपना अपना ईगो छोड़ना होगा, तभी बात बनेगी। इतना तक तो ठीक है, लेकिन मोदी हराने की रणनीति में इन नेताओं ने जो चर्चा की वो आपको जरूर जाननी चाहिए। बैठक में डीएमके प्रमुख एमके स्टैलिन ने कर्नाटक में मुसलमानों का आरक्षण समाप्त करने के लिए सत्ता में काबिज बीजेपी की आलोचना की। जरा ध्यान से समझिए कि जो निर्णय संवैधानिक तरीके से किए गए, उसकी मुखालफत वो जनता के बीच जाकर करने की हिम्मत नहीं कर पाए, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें अपने वोट बैंक पर खतरा नजर आता। इसीलिए उन्होंने इस मंच का चुनाव किया जहां अपनी बात भी कह दी जाए और वोट बैंक पर कोई असर भी ना हो। बात एकदम साफ है कि मोदी हराओ एजेंडा बनाने के लिए ऐसे मंच का चुनाव किया जाए जहां सारी बात हो, लेकिन अगर किसी दूसरे दल के वोट बैंक को प्रभावित करने वाली बात हो तो वो मीटिंग तक ही रह जाए और जनता के बीच ना जाए। तेजस्वी यादव ने कहा कि इनको तो हराना है 2024 के चुनाव में, लेकिन साथ ही साथ हम लोगों को मिलकर जो लड़ाई लड़नी है उसके लिए ईगो छोड़ना होगा। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि तेजस्वी के ईगो छोड़ने की बात पर क्या उनके सरकार के मुखिया नीतीश कुमार ईगो छोड़ पाएंगे, जिन्होंने मोदी विरोध का झंडा सबसे पहले उठाया था और सबसे पहले मोदी के खिलाफ एक होने का आह्वान करने लगे थे। वो या उनके पार्टी का कोई भी प्रतिनिधि इस मीटिंग में शामिल ही नहीं हुआ। अखिलेश यादव ने कहा, आज की आवश्यकता है कि शोषणकारी व्यवस्था की समाप्ति हो, सामाजिक न्याय की शक्तियां संगठित हों और सशक्त हों। लेकिन क्या वो बताएंगे कि पूरे देश में सामाजिक न्याय के लिए एकता की बात करने वाले अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में ही सबको एकजुट कर पाएंगे? पिछली बार जब सपा और बसपा को एकजुट किया गया था तो उसके बाद क्या हश्र हुआ था, किसी से छिपा नहीं है। हेमंत सोरेन बोले कि मोदी जो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन अभी क्या चल रहा है, ना काम करना है ना करने दूंगा, सबको परेशान करूंगा। जिस तरह सरकारी ताकतों का दुरुपयोग हो रहा है वो हमारे सबके लिए चिंता का विषय है। इतना ही नहीं, उनके पड़ोसी राज्यों बिहार और बंगाल में हुई हिंसा के लिए भी उन्होंने बीजेपी पर ही ठीकरा फोड़ा है। इसमें बातें तो बड़ी बड़ी हुई, मोदी को हराने के लिए ईगो छोड़ने की भी बात हुई, लेकिन मोदी के खिलाफ ये रणनीति कभी सफल नहीं हो पाएगी। जरा इसे भी समझ लीजिए। शुरुआत दिल्ली से करते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की स्थापना ही कांग्रेस को खत्म करने के लिए हुई थी, जिसमें कांग्रेस ने लगभग सफलता पा ली है। लेकिन सवाल उठता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अगर साथ आ गए तो दिल्ली की जनता को केजरीवाल क्या मुंह दिखाएंगे। पंजाब में भी कमोवेश दिल्ली वाले ही हालात हैं। कांग्रेस को ही हराकर आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई। वैसे में वहाँ किस आधार पर कांग्रेस या आम आदमी पार्टी का गठबंधन होगा, ये तो केजरीवाल ही जाने। गुजरात का उदाहरण सबसे सटीक है, जहां इस बार आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का पूरा गणित ही बिगाड़ दिया। जहां 2017 के चुनाव में कांग्रेस ने 77 सीटों पर जीत हासिल की थी और पार्टी का वोट शेयर 41.4% था, वहीं भाजपा ने 99 सीट जीतकर सरकार बनाई थी और उसका वोट प्रतिशत 49.09 था।
लेकिन 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने लगभग 13% वोट लाकर कांग्रेस को लगभग 28% वोटों पर समेट दिया और बीजेपी 52 वोटों के साथ सत्ता में आ गई। इसी तरह गोवा, हिमाचल और उत्तराखंड में और हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का तगड़ा नुकसान किया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने लेफ्ट को हराकर सत्ता हासिल की। वैसे में लेफ्ट के साथ अगर वो गठबंधन कर लेंगी तो बंगाल की जनता को क्या मुंह दिखाएंगी। केरल में कांग्रेस और लेफ्ट एक दूसरे से विपक्षी हैं। इस स्थिति में यहाँ कांग्रेस के साथ लेफ्ट किस आधार पर गठबंधन कर सकती है, ये बड़ा सवाल है। बिहार में फिलहाल महागठबंधन की सरकार है और नीतीश कुमार अगुवाई कर रहे हैं, लेकिन किस वक्त वो पलटी मार जाए कहना मुश्किल है। वो तो इस मीटिंग में ही शामिल नहीं हुए। ऐसे में बिहार में विपक्षी एकता की बात तो बेईमानी नजर आती है। खैर, इन नेताओं की या इन दलों की जो भी आपसी बातचीत हो, लेकिन इतना स्पष्ट है कि 2024 चुनाव से पहले की घबराहट बता रही है कि मोदी की लोकप्रियता से लोग डरे हुए हैं। तभी तो सारे नेता अपने अपने स्वार्थ छोड़कर सिर्फ मोदी को हराने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। लेकिन मोदी के सामने इन नेताओं के सारे अरमान धरे के धरे रह जाएंगे। बात तो आगे तब बढ़ेगी जब इनकी आपसी सहमति बने और जिस राह हमने आपको अलग अलग राज्यों के हालात बताए, आप खुद ही समझ सकते हैं कि इनके ख्वाब सिर्फ ख्याली पुलाव ही साबित होंगे।